6 लीटर विस्की, 200% पेनाल्टी और चीन का वो खतरनाक इमिग्रेशन हॉल। एक छोटी सी घर मेरा पूरा ट्रिप बर्बाद हो गया होता, पर आगे जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ दिल्ली से चीन का नहीं है, ये सब्र और जुगाड़ का इम्तिहान है। दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर चेक इन करने के बाद जब हम गेट की तरफ बढ़े तो अगले 1 मिनट में जो नज़ारा था वो देखने लायक था। हम एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे, फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि भाई सफ़र शुरू तो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा। हम अपनी गेट पर पहुंचे तो देखा हमारा जहाज़ रनवे पर खड़ा है, लेकिन अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी, सफाई चल रही थी। हम खिड़की से देख रहे थे, स्टाफ अपनी वर्दी में इधर उधर भाग रहा था, कोई केबिन चेक कर रहा था, कोई सामान लोड कर रहा था। करीब आधा घंटा हमने बस उस हलचल को देखने में बिता दिया। फिर आखिरकार एंट्री मिली। हम अपनी सीटों पर बैठे और इंजन की गड़गड़ाहट शुरू हुई। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, खिड़की के बाहर रुई जैसे सफेद बादलों का समंदर बिछ गया। मौसम इतना जबरदस्त था कि अगले 5-6 घंटे हम बस उन बादलों को और अपनी किस्मत को देखते रहे। जैसे ही हमारी फ्लाइट ने हांगकांग की जमीन को छुआ, खिड़की से बाहर का नज़ारा ही बदल गया। लेकिन असली सरप्राइज तो तब मिला जब हम फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए। दोस्तों, कदम रखते ही पैरों को एक अलग ही एहसास हुआ। वहां सिटिंग एरिया में फर्श पर गहरे नीले रंग का कालीन यानी कि कारपेट बिछा हुआ था। वो नीला रंग इतना प्रीमियम लग रहा था कि लग रहा था किसी 5 स्टार पैलेस में आ गए हैं। सामने नजर पड़ी तो वहां बैठने का इंतजाम देखकर मैं दंग रह गया। आसमानी यानी कि स्काई ब्लू रंग के सोफे लगे थे और उनका पैटर्न इतना कमाल था जैसे किसी आर्टिस्ट ने फुर्सत में डिजाइन किया हो। हाँ, नीले कालीन के साथ आसमानी और ब्लैक कलर के सोफों का कॉम्बिनेशन था। वो पैटर्न इतना बढ़िया था कि थकान तो वहीं आधी खत्म हो गई। तभी मेरा दोस्त फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। वहां मैंने एक बहुत ही जबरदस्त चीज देखी। दीवार पर एक डिटेल मैप लगा हुआ था। उस मैप में पूरी बिल्डिंग का कोना कोना छपा था कि कहाँ वॉशरूम है, कहाँ एग्जिट है। आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। हांगकांग का ये मैनेजमेंट देखकर दिल खुश हो गया। दोस्त वापस आया तो हम सीधे पहुंचे टिकट काउंटर पर। वहां बोर्ड पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा था उसने हमें सोच में डाल दिया। नियम ये था कि अगर आपके पास एक चेक इन बैग है तो वो फ्री जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा बैग्स हैं तो हर एक्स्ट्रा बैग के $60 यानी कि हांगकांग डॉलर देने पड़ेंगे। अब हमारे पास तो एक्स्ट्रा बैग थे, पर जेब में हांगकांग डॉलर नहीं थे। हम भागे करेंसी एक्सचेंज काउंटर की तरफ। भाई, वहां जो हुआ वो किसी बड़े झटके से कम नहीं था। जब हमने अपने इंडियन रुपीस सामने रखे और डॉलर मांगे तो जो रेट हमें मिला वो बहुत ही कम था। हमें वहां काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली में जो रुपए की वैल्यू लग रही थी, यहां आकर लगा कि डॉलर के सामने हम कितने महंगे पड़ रहे हैं। खैर, मजबूरी थी तो हमने नुकसान सहा और डॉलर लिए। डॉलर जेब में आए तो हमने फेरी की टिकट ली। टिकट हाथ में आई तो पता चला कि अभी फेरी आने में 1.5 घंटा बाकी है। वहीं पास में एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था स्काई पियर टर्मिनल फेरी सर्विस। वहां पूरा का पूरा मैप दे रखा था कि कौन सी फेरी किस गेट से जाएगी, कहां पहुंचाएगी और कितना समय लेगी। इतना क्लियर सिस्टम कि कोई बच्चा भी अपनी मंजिल ढूंढ ले। अब 1.5 घंटा काटना था तो हम मुड़ गए ड्यूटी फ्री की तरफ। भाई, वहां तो विस्की और स्कॉच का समंदर था। रंग बिरंगी बोतलें, शानदार लाइटिंग और बड़ी बड़ी ब्रांड्स। हमने करीब 15-20 मिनट बस उन बोतलों को निहारने में बिता दिए, लेकिन जैसे ही हमने डॉलर के हिसाब से रेट देखे, हमारी आंखें फटी रह गईं। वहाँ हर चीज़ इतनी महंगी थी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या लें और क्या ना लें। हमने बस अपनी फेरी वाली टिकट को दोबारा देखा और मन ही मन सोचा, आगे का सफ़र और भी रोमांचक होने वाला है। हांगकांग एयरपोर्ट पर घूमते घूमते जब पेट में चूहे दौड़ने लगे तो हम एक चमचमाते रेस्टोरेंट के सामने जाकर खड़े हो गए। वहां का मेन्यू कार्ड उठाया तो पहला झटका तो रेट देखकर लगा। $72, $80, $85। लेकिन भाई, पैसा दूसरी बात थी, असली टेंशन कुछ और थी। वहां जो डिशेस की तस्वीरें लगी थीं और जो नाम लिखे थे, उन्हें देखकर हम सुन्न पड़ गए। हमें सबसे बड़ा डर सता रहा था कि कहीं इसमें बीफ तो नहीं।
चीन और हांगकांग में बीफ बहुत आम है। हिंदू होने के नाते हमारे लिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। मैंने अपना वो जादू का पिटारा खोला, शादी का मिठाई का डिब्बा। भाई जैसे ही ढक्कन हटा, शक्कर पारे, बालूशाही और उन देसी घी के लड्डुओं की महक ने बता दिया कि असली सुकून कहाँ है। दोस्त ने अपने बैग से भुने हुए चने निकाले। दुनिया के सबसे महंगे एयरपोर्ट पर जहां लोग $90 का स्टेक और बीफ खा रहे थे, वहां हम दोनों मजे से अपनी बालूशाही और चने चबा रहे थे। कसम से उस वक्त वो मिठाई किसी अमृत से कम नहीं लग रही थी। हमने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े कि भाई अपना देसी जुगाड़ ही विदेश में जान बचाता है। पेट भरने के बाद हम लिफ्ट की तरफ बढ़े, बटन दबाया और नीचे उतरते गए। 1 मंजिल, 2 मंजिल और फिर हम पहुंचे -3 फ्लोर पर। वहां सन्नाटा था और सिर्फ मेट्रो की पटरियां चमक रही थी। तभी एक मेट्रो आई, पूरी तरह ऑटोमेटिक। हम सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए, जहां एक विशाल शीशा था। जब मेट्रो चली और वो सुरंगों की लाइटें पीछे छूटने लगी, तो ऐसा लगा जैसे हम किसी स्पेसशिप में बैठकर समंदर के नीचे से गुजर रहे हों। कोई ड्राइवर नहीं, बस कमाल की टेक्नोलॉजी। मेट्रो के अंदर बैठने के बाद हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। हमें लग रहा था कि हम पीछे की सीट पर बैठे हैं, लेकिन जब ट्रेन चली तब एहसास हुआ कि भाई ये तो मेट्रो का फ्रंट हिस्सा है। यानी हमारे आगे कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा शीशा और सामने बिछी हुई पटरियां। मैंने तुरंत अपना कैमरा उस फ्रंट शीशे पर सेट कर दिया। गुरु, वो नज़ारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। मेट्रो उन अंधेरी सुरंगों को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से भाग रही थी। सुरंग की रंग बिरंगी लाइटें जब हमारे चेहरे पर पड़ रही थीं, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम भविष्य की किसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। हम दोनों बस चुपचाप उस शीशे के बाहर देख रहे थे और हांगकांग की उस गजब की टेक्नोलॉजी को महसूस कर रहे थे। मेट्रो से उतरते ही हम एस्केलेटर की तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे समंदर का नज़ारा खुलता जा रहा था। जब हम स्काई पियर फेरी पोर्ट पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर आंखें फटी रह गई। वहां 1-2 नहीं, बल्कि ढेरों फेरियां खड़ी थीं, कुछ दाईं तरफ, कुछ बाईं तरफ। तभी हमारी नज़र अपनी फेरी पर पड़ी। भाई वो इतनी विशाल और सुंदर थी कि उसे फेरी कहना गलत होगा, वो तो एक छोटा जहाज लग रहा था। हम उसकी तरफ बढ़े ही थे कि रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बाहर का नज़ारा एकदम फिल्मी हो गया था। दूर एक बंदा हाथ में छत्ता लिए खड़ा था, जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा हो। उस धुंध और बारिश के बीच फेरी की तरफ बढ़ना हमारे सफर का सबसे यादगार पल बन गया। स्टाफ ने इशारा किया, अपना सामान यहीं बाहर रख दो। हमने अपना लगेज वहां सेट किया और मैं सीधा फ्रंट गेट की तरफ भागा। वहां से समंदर और बारिश का जो नजारा दिख रहा था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पानी की लहरें और खिड़की पर पड़ती वो बारिश की बूंदें, सुकून और रोमांच का एक अनोखा मेल था। फिर मैं दूसरी साइड गया। वहां मैंने देखा कि समंदर का काम कितना मुश्किल और टेक्निकल होता है। एक क्रू मेंबर पूरी ताकत से मोटी मोटी रस्सियां खोल रहा था, कुछ टेक्निकल मशीनें चेक कर रहा था। उसकी मेहनत देखकर समझ आया कि ये सफर जितना हमारे लिए रोमांचक है, उनके लिए उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। फिर मैं पीछे की तरफ गया, जहां कैंटीन थी। वहां खाने पीने का, कोल्ड ड्रिंक्स का पूरा प्रबंध था। माहौल एकदम रिलैक्स था। हम जाकर अपनी सीटों पर बैठ गए और फेरी ने धीरे धीरे समंदर की लहरों को चीरना शुरू कर दिया। अब हम बढ़ रहे थे चीन के उस इंडस्ट्रियल हब की तरफ, जहां से असली बवाल शुरू होने वाला था। फेरी में बैठते ही नज़ारा बिल्कुल बदल गया। जैसे जैसे हम हांगकांग से दूर और चीन के करीब बढ़े, खिड़की के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया। गुरु, वहां का नज़ारा देखकर समझ आया कि चीन दुनिया का बादशाह क्यों है। दूर दूर तक सिर्फ फैक्ट्रियां और उनसे निकलता गहरा धुआं। चिमनियों की कतारें खत्म ही नहीं हो रही थीं। आसमान में वो धुआं एक अलग ही माहौल बना रहा था, काम की रफ्तार का धुआं। अभी हम धुआं देख ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ी समंदर के किनारे खड़ी क्रेनों पर। 50-100 नहीं, हजारों की संख्या में क्रेनें, लाल, पीली, नीली, हर तरफ सिर्फ क्रेनें ही क्रेनें दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रेन का शहर बस गया हो। और फिर दिखा वो मास्टरपीस, एक विशाल पुल। तारों पर टिका हुआ वो पुल कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबा था। धुंध और धुएं के बीच वो पुल ऐसा लग रहा था जैसे बादलों को चीर कर बनाया गया हो। तारों की वो बुनावट और उसकी लंबाई देखकर हम बस यही कह रहे थे कि भाई मान गए इनकी इंजीनियरिंग को।
कारखानों की गूंज और क्रेनों का वो जाल देखते देखते हम गुआंगझो की दहलीज पर पहुंच गए। जैसे ही हमारी फेरी ग्वांगझो पोर्ट पर रुकी, एक अलग ही तरह की घबराहट मन में थी। हम फेरी से बाहर निकले और एस्केलेटर की मदद से ऊपर बढ़ने लगे। पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। गुरु, वहां कदम रखते ही जो सबसे पहला पड़ाव आया वो था हेल्थ क्वारंटाइन डिपार्टमेंट। वहां का माहौल देखकर लगा कि चीन अपनी सुरक्षा को लेकर कितना सख्त है। बड़ी बड़ी मशीनें, थर्मल स्कैनर्स और ऑफिसर्स की पैनी नजरें। वहां से हेल्थ क्लियरेंस लेना किसी टास्क से कम नहीं था। जब हमने वो मंजिल पार की, तब हमें लगा कि चलो एक रुकावट तो खत्म हुई, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी आगे था। क्वारंटीन के बाद हम सीधे पहुंचे इमिग्रेशन डेस्क पर। वहां सन्नाटा था। मुश्किल से 5-7 लोग ही लाइन में खड़े थे। जब हमारी बारी आई तो मेरे दोस्त लेफ्ट साइड वाले काउंटर पर और मैं राइट साइड वाले काउंटर पर खड़ा हो गया। ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट लिया और पन्ने पलटना शुरू किया। बस वहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। वो एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रहे थे। हमारे बीच 1 घंटे तक बहस चली। वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। तब मेरे दोस्त ने दखल दिया। उसने ऑफिसर्स को समझाया कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से आए हैं। दोस्त ने अपना 10-15 साल का पुराना रिकॉर्ड दिखाया कि कैसे वो हर साल यहाँ आता है, महीने महीने भर रुकता है और वापस जाता है। दोस्त का वो पुराना रिकॉर्ड और उसका कॉन्फिडेंस देखकर आखिर में वो अग्री हो गए। थप्पा लगा और हमें चीन की सरजमी पर कदम रखने की इजाजत मिल गई। जैसे ही हमें लगा कि अब हम फ्री हैं और ग्वांगझू शहर की तरफ बढ़ेंगे, तभी सामने आ गए कस्टम वाले। उन्होंने हमें रोका और हमारे बैग चेक करने के लिए कहा। कस्टम ऑफिसर ने जब मेरा बैग खोला और वो 6 बोतलें बाहर निकाली, तो उसने सीधे शब्दों में कहा, ये गैर कानूनी है, आपको इसके लिए 200% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। गुरु, वो रकम इतनी भारी थी कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल हमने ड्यूटी फ्री से ये सुना था कि आप एरोप्लेन में सफर करते समय 6 लीटर तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि हर देश के अपने कानून, कंट्री रूल्स अलग होते हैं। एरोप्लेन की स्कीम और चीन की सरजमीन के कायदे बिल्कुल अलग थे। ये एक ऐसी मिस्टेक थी जो हमारा पूरा ट्रिप खराब कर सकती थी। हमने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, अपनी अनभिज्ञता बताई, और यहाँ जो हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा आई ओपनर था। उन कस्टम ऑफिसर्स का व्यवहार इतना प्रोफेशनल और नेक था कि मैं दंग रह गया। उन्होंने हमें डराया नहीं, बल्कि एक बहुत ही बढ़िया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, देखिए, हम कानून नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी ये 2 एक्स्ट्रा बोतलें हमारे पास अमानत के तौर पर जमा रहेंगी। हम इन्हें जब्त नहीं कर रहे हैं। जब आप अपनी चीन की यात्रा खत्म करके वापस इंडिया जाएंगे तो हमसे ये बोतलें वापस ले लेना। उन्होंने बाकायदा एक ऑफिशियल फॉर्म निकाला, उसमें एक डिटेल भरी, बोतल का नाम, ब्रांड और हमारी जानकारी। फिर कंप्यूटर से प्रिंट निकालकर वो रसीद हमें सौंप दी। गुरु, जहां दिल्ली में कस्टम के नाम से लोग घबराते हैं कि सामान लूट लिया जाएगा, वहां चीन के इस सिस्टम ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल दी कि मेरा नजरिया ही बदल गया। उस रसीद को जेब में रखते हुए हमने एक चैन की सांस ली। इतने तनावपूर्ण और ड्रामे वाले सफर के बाद आखिरकार हम ग्वांगझू की जमीन पर पूरी तरह आजाद थे। जैसे ही हम एग्जिट गेट से बाहर निकले, वहां एक जाना पहचाना और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारा इंतजार कर रहा था। वो थे मेरे दोस्त के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर हेनरी। हेनरी वहां अकेले नहीं थे, वो अपनी वाइफ और अपनी भांजी के साथ हमें लेने आए थे। उस अजनबी देश में इतने थकाने वाले सफर के बाद जब किसी अपने का चेहरा दिखता है तो सारी थकान मिट जाती है। हेनरी ने बड़े गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। उन्होंने हमारा सामान अपनी गाड़ी में रखवाया और हमें ग्वांगझू पोर्ट से सीधे अपने शहर की तरफ ले चले। खिड़की से बाहर चीन की जगमगाती सड़कों को देखते हुए मैंने सोचा, सफर भले ही मुश्किलों भरा था, लेकिन शुरुआत बहुत ही लाजवाब हुई है। चीन का पूरा रूट, हमारा ठिकाना और 1 महीने का ये यादगार सफर सब दिखाऊंगा अगले वीडियो में। बने रहें हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।